वो कह रहा है a sphere falls vertically through a liquid that has density 830. The sphere has radius r and constant velocity v as shown in figure number 1.1. The drag force d acting on the sphere is given by d equals to this, and then where n is a property of the solid. Determine the SI base units of n. तो n के हमने बेस यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट जो n हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना, इसको हमने क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे. तो n को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा d, और जो 6 होगा 6 को हम कैंसिल आउट कर देंगे. यहाँ पे हमारे पास पाई को भी कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट्स है. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेडियस, एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n आ जाएगा. अब इसको देख लेते हैं कि इसके हमारे पास क्या यूनिट्स आ रहे हैं. डी हमारे पास क्या ड्रैग फोर्स है, तो फोर्स एम ए होता है हमारे पास, और एम के यूनिट्स के जी होते हैं, एक्सलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं. एंड देन रेडियस आ रहा है, रेडियस आपके पास लेंथ ही होती है, मीटर्स आ जाएंगे यूनिट्स. और फिर आपके पास वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी हो जाती है मीटर पर सेकंड. तो इसको आप लोग कर लो, यहाँ पे एम कट जाएंगे, और फिर ये एस माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो एस प्लस वन हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, एस -1 आ जाएगा, एंड देन के जी. और एम भी ऊपर जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, के जी पर मीटर पर सेकेंड. तो ये इसके यूनिट्स बन जाएंगे. अब सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, स्टेट एन इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेट डब्ल्यू, ड्रैग फोर्स डी एंड द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फीयर. अच्छा, तो स्फीयर हमारे पास क्या कह रहा है, इट इज़ फॉलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है तो जो इसकी अपवर्ड्स और जो डाउनवर्ड्स फोर्सेस हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो नीचे इसके ऊपर हमारे पास क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, और ऊपर इसके डिफरेंट फोर्सेस लग रही होंगी. ऊपर लेट से इसके ऊपर लग रहा है अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा, और जो विशस फोर्स है वो भी आपके पास विशस फोर्स है कि क्या है, ड्रैग फोर्स है. ड्रैग फोर्स अपथ्रस्ट सेम चीज़ें हैं, वो रेजिस्टिव फोर्सेज ही होती हैं. तो यहाँ पे आपके पास ड्रैग फोर्स भी लग रही होगी. तो जो ड्रैग फोर्स होगी एंड देन अपथ्रस्ट दे शुड बी इक्वल टू वेट. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो डी है एंड देन आपके पास अपथ्रस्ट है वो किसके इक्वल्स टू आ रहा है, वेट के इक्वल्स टू आ रहा है. अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4.6 सेंटीमीटर क्यूब, द ड्रैग फोर्स डी इज 0.32 न्यूटन्स. कैलकुलेट द वेट. वेट कैलकुलेट करना है, तो दिस शुड बी इजी टू. उसने फार्मूला ऊपर दिया हुआ है, उसी से आ जाएगा मेरे ख्याल में. आई थिंक ड्रैग फोर्स डी यहाँ पे प्लग इन कर देंगे. 6 पाई हमें पता है. रेडियस, रेडियस हमारे पास नहीं है, लेकिन रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. रेडियस एन एंड देन, बल्कि ये डेंसिटी भी उसने दी हुई है. डेंसिटी का अगर हम फार्मूला लगाएं मैस ओवर वॉल्यूम का, तो फिर हमारे पास काम आसान हो जाएगा. तो डेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी आपके पास कितनी है, 830 दी हुई थी, 830 है. तो दिस इज़ 830. और फिर आपके पास जो मैस आ रहा है, मैस आपके पास नहीं है. मैस कैसे आएगा, मैस इसी को कर लो, ये जो, एक मिनट, ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट. अच्छा ठीक, चलो एफ इज इक्वल एम ए लगाएंगे, हाँ होएगा. सही है सही है सही है. यहाँ पे मैथ्स को पहले फाइंड कर लो, फिर आपके पास ये आ जाएगा आराम से. ये 4.6 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैथ्स आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 830 इंटू 4.6 विच शुड बी इक्वल टू 3818. तो ये आपके पास यहाँ पे मैथ्स आ जाएगा. अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 9.81 से, तो आपके पास आ जाना चाहिए इसका वेट. लेकिन यहाँ पे मुझे अजीब चीज़ लग रही है, ड्रैग फोर्स इज 0.3. बताओ तैयबा. सर वॉल्यूम मीटर क्यूब में नहीं आना. वॉल्यूम, एक मिनट एक मिनट, हाँ यू राइट, वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब, सही कह रही हो. यहाँ पे आप कर दो वॉल्यूम को 4.6 इंटू 10⁻⁻² होता था, इसको क्यूब कर दो यहाँ पे. 4.6 इंटू 10⁻², इसको मल्टीप्लाई करवा दो 830 से, तो आप लोग के पास आंसर आ जाना चाहिए 3.8 इंटू 10⁻³ अब इसका मुझे ना रीचेक करने दो यहाँ पे, क्योंकि उसने ड्रैग फोर्स यहाँ पे दी है एंड दैट्स कंफ्यूजिंग मी. तो एक मिनट मुझे चेक करने दो क्या आ रहा है. जी 38.1 आ रहा है, 38.18 आ रहा है. 10⁻²।
एक मिनट, नहीं नहीं, मैथ्स जो यहाँ पे आ रहा है ना फाद, मैथ्स इज करेक्ट, मैथ्स तो सही है यहाँ पे, मैथ्स में मसला नहीं है। हमने यहाँ पे वेट पहले फाइंड करते हैं। वेट का अगर हम करेंगे 3.818 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 आ जाएगी, विच शुड बी इक्वल टू 1 0, बस यहाँ से चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाना चाहिए 0.037 न्यूटन हो जानी चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, वेट आ रहा है, एंड देन ड्रैग फोर्स भी उसने यहाँ पे दिया, वेट ऑफ द स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज दिस, वेट ऑफ द स्फीयर। सर जी 10⁻³ क्यों है? 10⁻⁴ क्या? -3 क्यों है, 2 क्यों नहीं? -3 फाद नहीं आएगा, कैसे आएगा -2? -2 को आपने वो भी तो लिया, क्यूब भी तो लिया, क्यूब आपने इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था, इस वजह से आपने उसका उसका क्यूब भी ले लिया। ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, एक मिनट मुझे यहाँ पे देखने दो, वर्टिंग थ्रू अ लिक्विड दैट हैज़ डेंसिटी। अच्छा यहाँ पे पता है क्या हो रहा है आप लोगों के पास, ये जो हमने यहाँ पे थोड़ी सी उसने यहाँ पे ट्रिक वाली चीज़ ये है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे चीज़ ये है कि ये जो डेंसिटी हमारे पास आ रही है ना, दिस इज़ नॉट द डेंसिटी ऑफ द स्फेयर, और इसकी वजह से हमारे पास ट्रबल आ रही है। अगर ये डेंसिटी आपके पास डायरेक्ट स्फेयर की डेंसिटी होती ना, तो दिस शुड बी योर आंसर। आपका आंसर 0.037 न्यूटन हो रहा था अगर दिस वॉज द डेंसिटी ऑफ द sphere, but this is not the density of the sphere, instead this is the density of the liquid। जो आपके पास लिक्विड आ रहा है ना उसकी डेंसिटी है। तो जो ये वाला आपके पास वेट आया ना, ये बेसिकली आपके पास किसका वेट आया, ये आपके पास अपथ्रस्ट का, जितना भी आपके पास अपथ्रस्ट आ रहा है ना, ये आपके पास उसका वेट आ रहा है। तो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जितना भी आपके पास अपथ्रस्ट आता है या आपके पास विशियस फोर्स आ रही है, वो आपके पास लिक्विड के थ्रू प्रोड्यूस हो रही होती है। तो आपने करना क्या है कि आपके पास ये ऊपर वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है, अपथ्रस्ट को आपने ऐड करना है इस ड्रैग फोर्स के अंदर, तो आपके पास वेट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इस चीज़ का बस यहाँ पे ख्याल रख लेना। बताओ तैयबा। सर वही अब थ्रस्ट वाला पूछना था, हो गया। अच्छा ये चीज़ समझ आई आपको कि दोबारा समझा दूँ? कहाँ से नहीं समझ आई मुझे बस ये बता दो। ठीक है, सही है, सही है। अच्छा तो यहाँ पे जो अपथ्रस्ट हमारे पास आ रहा है ना, उसको हमने ऊपर वाले फार्मूला में अप्लाई कर देना। वो हमारे पास फार्मूला था U + D = W, एंड देन U की वैल्यू आपके पास आ गई 0.037 न्यूटन, एंड देन आपके पास जो ये है ड्रैग फोर्स वो 0.3 है। तो ये आपके पास बन जाएगी फिर 0.32 न्यूटन। जब आप ऐड करोगे तो 0.36 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया 0.36 न्यूटन। ये यहाँ पर आंसर आ रहा था 0.57 न्यूटन्स करके। तो ये चीज़ क्लियर है सबको? यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ। ईमान, तैयबा, फ़हद। अच्छा बाकी इसके अंदर आप लोग ना इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो आराम से आप लोग 6 मार्क्स तो स्कोर कर सकते थे। अगर ये वाली चीज़ आप गलत कर भी देते ना, ड्रैग फोर्स वाली, तो यहाँ पे 1 नंबर आपको ज़रूर मिल जाना था। ये यहाँ तक ये वाला जो पार्ट आपने किया ना, इसका आपको 1 नंबर मिल जाना था। फिर जो आपने इसके अंदर प्लस किया, इसका आपको 2nd नंबर मिलना था। तो 6 मार्क्स वर ईजिली स्कोरेबल। 1 मार्क आप लोग लूज़ करते थे अगर करते भी थे, लेकिन क्योंकि उसने यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर दी है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को सस्पेक्ट कर लेना चाहिए था कि इतना आसान नहीं होने वाला क्वेश्चन। मुझे भी यही देख के थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, वरना मैंने भी प्रॉबेबली देखे बगैर ही, क्योंकि मैं जल्दी में करवा रहा था, तो मैंने इसी तरह इसको ही आंसर मैंने लिख देना था। एंड आई इनिशियली थॉट कि यही आंसर होगा, लेकिन फिर ये ड्रैग फोर्स यहाँ पे लिखी तो वो मसला कर रहा था। तो क्वेश्चन को ना बस देख लिया करो, हिंट्स इधर उधर ही होता है। अच्छा इसके बाद हमारे पास मोमेंटम का एक क्वेश्चन है, दिस शुड बी ईजी। अच्छा यहाँ पे वो मोमेंटम, ये यहाँ पे मैं नहीं लिखने वाला कि व्हाट इज़ मोमेंटम, लेकिन बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ स्कूटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द कंबाइंड मास ऑफ द चाइल्ड एंड द स्कूटर इज 16 kgs, द चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड pushes once on the ground with her foot which causes her to accelerate. The push lasts for a time of 1.1. The speed of the child in the scooter after the push is 0.60. Determine the average resultant force acting horizontally on the child and scooter during the push. तो फोर्स फाइंड करनी है, और फोर्स और मोमेंटम से रिलेट करा है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। टाइम गिवन है, फोर्स फाइंड करनी है, चेंज इन मोमेंटम यू कैन ईजिली कैलकुलेट। 16 kg मैस है, और यहाँ पे पहले वो क्या है, पहले रेस्ट पर है मेरे ख्याल में। चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ स्कूटर, द कंबाइंड मास, द चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यस चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड पुशेस वंस ऑन द ग्राउंड विद फीट विच कॉजेज हर टू। तो पहले तो वो रेस्ट पर है, तो आपके पास सिर्फ एक ही केस एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पे, एम वी वाला। 16 इंटू 0.60 ओवर टाइम, टाइम क्या आ रहा है आपके पास, 1.1 आ रहा है।
तो 16 इंटू 0.6 करो एंड देन डिवाइडेड बाय 1.1, तो यू शुड गेट दिस आंसर 8.72। मुझे कंफर्म करने दो। व्हाई डज दिस साउंड सो इजी? ठीक है, यही है आंसर 8.72। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 8.7। ये क्लियर है सबको? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, सी पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है? लेटर द चाइल्ड इन बी ट्रेवल्स डाउन अ स्लोप एट कांस्टेंट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर नंबर 2.1। एट पॉइंट ए हर स्पीड इज 0.60, यहाँ पे 0.60 है। शी हैज़ अ कांस्टेंट एक्सलरेशन ऑफ 0.85 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द स्लोप। आफ्टर अ टाइम ऑफ 3.7 शी रीचेस पॉइंट बी। कैलकुलेट द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय द चाइल्ड अलोंग द स्लोप फ्रॉम x टू बी। कितने मार्क्स का ये है आप लोगों के पास? 2 मार्क्स का। इसके अंदर मोमेंटम का कोई फार्मूला लग रहा है? एक मिनट। मोमेंटम का तो कोई फार्मूला इसमें मुझे लगता नज़र नहीं आ रहा। स्पीड उसने दे दिया है, टाइम उसने दे दिया है, एक्सलरेशन दे दी है। इसमें प्रॉब्ली सूवेट वाले फार्मूलाज लगेंगे। यहाँ पे इनिशियल स्पीड जो है आपकी, वो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है? 0.60 है, और ये एस हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे एक्सलरेशन कितनी है हमारे पास? 0.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एंड देन टाइम इक्वल्स टू 3.7। तो कैन वी अप्लाई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर? येस वी कैन। तो ये अप्लाई कर लेते हैं हम। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस आपने फाइंड करना है, यू आपके पास क्या है? 0.60 है, एंड देन व्हाट्स टी? टी इज़ 3.7 एंड देन 1/2 एंड देन बताओ तैयबा। सर ये वाले फॉर्मूलाज हम तब नहीं यूज करते जब एक्सीलरेशन सिर्फ 9.81 यूज कर रहे हैं। एक्सलरेशन जब 9.81 हो, वैसे कह तो सही रही हो, लेकिन मुझे फिर लगता है ये वाला फार्मूला शायद नहीं यूज़ होगा। एक मिनट। वैसे लिखवाया तो मैंने आप लोगों को यही था, लेकिन एक और चीज़ मुझे देखने दो। शी हैज़ अ कांस्टेंट एक्सलरेशन। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे ख्याल में जब भी आपके पास कांस्टेंट एक्सलरेशन होती है ना, तब आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक कांस्टेंट एक्सलरेशन हो तब भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, और जब आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो ना, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल में मैंने एक पॉइंट आप लोग लिखवाया भी था कि या तो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, या तो आपके पास कांस्टेंट एक्सलरेशन हो। तो कांस्टेंट भी अगर एग्जिस्ट करी है ना एक्सलरेशन, तब भी आप लोग यूज़ कर सकते हो ये वाले, तब भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करके मैं देख लेता हूँ क्या आंसर आ रहा है। 0.6 इंटू 3.7 प्लस 1/2 0.85 एंड देन 3.7 स्क्वायर, ये आ जाएगा 8.04 करके। मैंने डायरेक्ट वो लिख दिया कैलकुलेशन करके। उस उन्होंने मार्किंग स्कीम के अंदर ना 8 मीटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग जो मर्जी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, तो डिपेंड्स ऑन। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एट पॉइंट बी द चाइल्ड इन सी अप्लाइज द ब्रेक विद अ कांस्टेंट फोर्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। पॉइंट सी इज 18 मीटर्स अबव पॉइंट बी। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है पॉइंट सी इज 18 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट बी, तो 18 मीटर्स इनका डिस्टेंस है। द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बी एंड सी इज 250 जॉल्स वर्क डन है ब्रेकिंग फोर्स के दरमियान। डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्रेकिंग फोर्स। ये तो आसान ही है। ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन आपके पास कितना आ रहा है? 250 जॉल्स, एंड देन फोर्स आपने फाइंड करनी है, एंड देन आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है? 18 है। तो ये आपके पास तो बहुत आसान था। 250/18 आ जाएगा 13.8 करके कुछ। F equals to 13.88 न्यूटन्स एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 14 न्यूटन्स। तो ये आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे ग्राफ आ रहा है, दिस शुड बी ट्रिकी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये ग्राफ का। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, ऑन फिगर नंबर 2.3 स्केच द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एंड स्कूटर विद द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर काइनेटिक एनर्जी आर नॉट गिवन। तो ये डिस्टेंस प्लस वो क्या कह रहा है, प्लस हमने काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट यहाँ पे ग्राफ बनाना है। और कहाँ से बनाना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करके देखते हैं। पॉइंट ए पे हमारे पास क्या हो गया, वॉज शी एट रेस्ट, एक मिनट। पॉइंट ए, दी a child stands on a scooter on horizontal ground. The combined mass, the child starts from the right and pushes once on the ground with a full concentration to accelerate. Later the child travels down a slope. अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट ए से उसको स्टार्ट करना है। तो पॉइंट ए पे डेफिनेटली उसकी जो स्पीड थी 0.6 थी, तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही होगी पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर काइनेटिक एनर्जी आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये थोड़ा सा आसान काम कर दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे काम आसान हो गया। लेकिन हमने देखना कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ पे रही है। तो पॉइंट ए पे डेफिनेटली आ रही होगी, ये तो हमें पता लग गया। और यहाँ पे जब x उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये वाला आपके पास कौन सा होगा, पॉइंट बी होगा, और ये वाला पॉइंट ए होगा, और ये वाला पॉइंट सी होगा। क्योंकि जैसे ही 18 मीटर्स गुजर गए आपके पास, तो जैसे ही x गुजरा है तब आपके पास b आ गया, x प्लस 18 गुजरा है तो पॉइंट सी आ गया। तो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लिए। अब पॉइंट ए पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे हम देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कितना आगे एग्जिस्ट कर रहा होगा। पॉइंट बी पे प्रॉबली आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ही होनी चाहिए, ये हम वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ही होगी। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ स्लोप के डाउनवर्ड नीचे आ रही है ना, तो द काइनेटिक एनर्जी शुड बी मोर। या आप वैसे कर भी सकते हो, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जब पॉइंट ए पे है तो उसकी हाइट भी है थोड़ी सी, ये हमें ना थोड़ा सा जनरल नॉलेज से यहाँ से पता लग रहा है, आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो जीपी ज़्यादा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन यहाँ पर भी होगी क्योंकि स्पीड एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही हाइट डिक्रीज़ हुई तो वो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगी, फिर और हाइट इंक्रीज़ होगी, वो थोड़ी सी और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जो पॉइंट सी है वहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये यहाँ पे एक कंसेंसस है हमारे पास। अच्छा, एक मिनट मुझे वेरीफाई भी करने दो मार्किंग स्कीम से कि यही है कि नहीं। सर अगर स्पीड कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती कम होती है? स्पीड अगर ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, यही है हमारे पास। यहाँ पे वो कह रहा है एनी स्ट्रेट लाइन एट डिस्टेंस जीरो एंड पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम डिस्टेंस जीरो टू पॉइंट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स विद पॉजिटिव ग्रेडियंट, अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग एट डिस्टेंस एक्स एंड एंडिंग एट डिस्टेंस एक्स प्लस 18 दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द प्रीवियस लाइन। ठीक है, तो इसी तरह हमने करनी है, हमने बस इंक्रीज़ करते रहना जो भी हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंसेज आ रहे थे। तो इसको अगर हम करें तो पॉइंट ए पे हमारे पास, यहाँ से मैं चलो स्टार्ट करवा देता हूँ, यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह करके आप यहाँ पे ग्राफ बना लो, इंक्रीज़ करती जाएगी, यहाँ पे कम होगी, थोड़ा सा नीचे चलेगी उससे ज़्यादा होगी, थोड़ा सा और नीचे की उससे ज़्यादा होगी। तो इस तरह करके आपके पास डायग्राम बनेगी। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, अब ये
थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे वो क्या कह रहे थे, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन फॉर द मेटल पी इज शोन, पॉइंट ई इज द इलास्टिक लिमिट, डिटर्मिन द यंग मॉडुलस फॉर पी बाय पी के लिए डिटर्मिन करना है बाय यूजिंग दिस ग्राफ। तो जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता था, फार्मूला क्या होता था हमारे पास यंग मॉडुलस का, यंग मॉडुलस वाज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और यहाँ पे जो इसका ग्रेडियंट बनेगा ना बेसिकली हमारे पास, वो हमारे पास यंग मॉडुलस के इक्वल्स टू होगा। इसको देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या बनना है। स्ट्रेन हमारे पास एक्स एक्सिस में आ रहा है और स्ट्रेस को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, स्ट्रेस इक्वल्स टू ई एंड देन स्ट्रेन, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स यूज़ कर लेते हैं, एक जो पॉइंट है वो मैं ये ले लेता हूँ, ये बल्कि यही ले लेता हूँ, चलो एक 0 0 हो गया, 1 पॉइंट इज़ 0 0 एंड देन जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, वो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से लेकर ये वाला कौन सा पॉइंट बन रहा है, 24 बन रहा है, 1 से 24, और ये 1% में है, तो परसेंटेज को आप देख लेना, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट भी करना होगा, कन्वर्ट बैक, और 24 है, 24 भी आपके पास 7 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो आपके पास ग्रेडियंट यहाँ पे बन जाएगा, जो कि बेसिकली ई की वैल्यू बन रही है, वो आपके पास क्या बन जाएगी, स्ट्रेस आपके पास है 24 इंटू 10⁻⁷, और जो स्ट्रेन आ रही है आपके पास वो 1% है, उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁷ ओवर 1/100, दिस शुड बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻10। तो ये क्लियर है सबको, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो किसी को तो बताए। सर प्रूफ करना जरूरी है? क्या करना ज़रूरी है? प्रूफ करना नहीं ज़रूरी नहीं है, वो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ बस। और सेकंड पार्ट में यहाँ पे देख लो, वो कह रहा है एक्स से हमने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी शो करनी है विद अ पॉइंट क्यू, तो ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ ना, यही आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है बिफोर दी ग्राफ गोज वियर्ड, जैसे ही आपके पास ग्राफ ख़राब हो रहा है ना, उससे पहला वाला पॉइंट आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, उसके वहाँ तक आपके पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। तो ये तो फ्री के यहाँ पे अभी तक 3 नंबर उसने दिए हैं इस डिफॉर्मेशन से। स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 0, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ये दो कंडीशन है बस। अब वगैरह अ वायर इज यूज टू होल्ड अ यूनिफॉर्म शेल्फ ए बी हॉरिजॉन्टली इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर नंबर 3.2। द वायर इज कनेक्टेड टू द मिड पॉइंट ऑफ शेल्फ ए बी एट एन एंगल ऑफ 50। ये शेल्फ है आपके पास, ये आपके पास पिवट है, और ये उससे डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब वो कह रहा है बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए डिटरमिन द टेंशन इन द वायर, टेंशन इन वायर हमने कैलकुलेट करनी है। तो वायर में हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या चीज़ आ रही है, द वायर इज कनेक्टेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द शेल्फ ए बी एट एन एंगल 50 टू द हॉरिजॉन्टल, द शेल्फ इज अटैच्ड टू द वॉल। अच्छा मेरे ख्याल में जो वायर यहाँ पे आ रहा है ना, वायर की जो टेंशन होगी, वायर किस चीज़ को खींच रहा है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जो शेल्फ आपके पास आ रही है, और इस शेल्फ से आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में ये टेंशन यहाँ पे मूव कर रही है, तो ये टेंशन की ना कुछ इस तरह की यहाँ पे फोर्स बन रही होगी। अब ये टेंशन हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन टेंशन को हम इस तरह तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट टू रिजॉल्व इट, तो जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास इस साइड पे इस तरह करके टेंशन एग्जिस्ट करने लग जाएगी, और मैं इसे कह दूंगा ये आपके पास आ गई है टी साइन 50 आ गई है, तो टी साइन 50 इस तरह आ जाएगी। अब वही वाला आपने करना है, एंटी क्लॉकवाइज
मोमेंट्स इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। पहले फाइंड कर लो कौन से एंटी क्लॉकवाइज और कौन से मोमेंट्स है। इस कप का वेट नीचे एक्ट करेगा और हिंज की डायरेक्शन में जाओ तो ये इस तरह आपके पास क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया। और ये जो टेंशन है, टेंशन आपके पास क्या करेगी, टेंशन आपके पास, टेंशन बल्कि पता क्या करो, ये मैंने बनाई तो ऑल्दो यहाँ पर हुई है, लेकिन आपके पास ये जो टेंशन है ये इस तरह एग्जिस्ट कर रही होगी यहाँ पे। तो इसको जब आप हिंज के इस यहाँ पे लेकर जाओगे ना तो वो आपके पास बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो टेंशन एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास। और वेट भी होगा यहाँ पे हमारे पास। वेट कहाँ पे, वेट इसने प्रोवाइड किया अ कप ऑफ वेट, ये तो 1.5 न्यूटन इसका वेट है। शेल्फ का वेट उसने कहाँ पे प्रोवाइड किया, द लेंथ ऑफ द शेल्फ ए सर and 33 its weight is न्यूटन। 33। हाँ 33 न्यूटन उसने वेट प्रोवाइड किया यहाँ पे। तो इसका वेट यहाँ पे 33 न्यूटन्स है। और इसको अगर मैं हिंज की डायरेक्शन में लेकर जाऊँ तो ये भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, पहले वो देख लेते हैं। 33 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट कितना है सर क्लॉकवाइज बनेगा। हाँ क्लॉकवाइज ही बन रहा है। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो आपका ए से लेके यहाँ इस पॉइंट तक वेट तक 0.65/2 बन जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म आपके पास रॉड है तो डिवाइड हो जाएगा। और फिर आपके पास आएगा 0.12, ये भी आपके पास यूनिफॉर्म है। और इसका जो टोटल लेंथ है वो 0.65 माइनस 0.12 बन जाएगी, 0.65 माइनस 0.12 बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा आपके पास, टी साइन 50 इंटू यही वाला डिस्टेंस आ जाएगा विच शुड बी इक्वल टू 0.65/2। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह होगा। तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो। सर ये आपने 0.12 की जगह 0.15 नहीं लिखना, नहीं 1.5। 1.5, एक मिनट, हाँ हाँ 1.5 ही आएगा। 1.5 आएगा। अच्छा ये हमारे पास इसका आंसर 4.9 कुछ आएगा। लेट मी जस्ट कंफर्म। ओके एक मिनट। टेंशन 46 न्यूटन आ रही है, हमारी 4.6 क्यों आ रही है, एक मिनट। क्या मिस्टेक किया हमने यहाँ पे टी साइन 50 है। अच्छा किसी और ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्योंकि इक्वेशन तो सही बन रही है, आंसर अजीब आ रहा है। ज़रा आप लोग भी इसे ना एक दफ़ा कैलकुलेट कर लो, मुझे बता दो कहीं मैंने मिस्टेक ना कर दी हो। अच्छा ठीक है, मैंने गलती की है। 46.27 इसका आंसर आएगा। टी का आंसर आ जाएगा 46.27 न्यूटन्स। इसको आप कन्वर्ट कर दो 46 न्यूटन्स में, ठीक है। तो ये आंसर होगा। ये सबको क्लियर है? कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, द स्ट्रेस इन दी वायर इज दिस, डिटरमिन द रेडियस ऑफ द वायर। स्ट्रेस उसने प्रोवाइड कर दिया, हमने रेडियस फाइंड करना है। ऊपर हमने निकाला था यंग मॉडुलस कितना आ रहा था। यंग मॉडुलस अगर हमें पता है, स्ट्रेस अगर हमें पता है, तो वो कैन वी फाइंड द रेडियस। बल्कि नहीं, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास आ गई है 46 न्यूटन्स है, वो उसने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। वायर के अंदर टेंशन 46 थी, तो 1.5 इंटू 10⁻⁷ थी, एंड देन 46 न्यूटन यहाँ पे आंसर है। एंड देन एरिया इसका क्या होगा, ये बेसिकली वायर का एरिया आपके पास। वायर के ऊपर क्या होता है, सर्कल होता है आपके पास, तो ये आपके पास होता है πr²। तो बेसिकली आपके पास ये एरिया जो होगा ना वायर का, वो πr² ही होगा। और इसको आप फिर लिख सकते हो यहाँ पे πr²। तो इसको सॉल्व करो, 1.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू पाई,
and then 46 over the answer under root 2. तो ये 9.8 into 10 raised to power minus 4 आंसर आएगा. Let me confirm. 9.9 into 10 raised to power minus 4. ठीक है, सही आंसर है. 9.88 into 10 raised to power minus 4. इसको आप कन्वर्ट कर दो 9.9 into 10 raised to power minus 4 में. अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं मोर आइटम्स आर एडेड टू द शेल्फ डबलिंग द स्ट्रेस इन द वायर इज मेड ऑफ द मेटल फ्रॉम द पी यूज स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द वायर विल बिहेव प्लास्टिकली और इलास्टिकली एज द स्ट्रेस डबल. तो इसमें ग्राफ में देखे हमने बताना है. अच्छा, अगर आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेस को डबल करना है, तो फिर आपके पास क्या होगा. स्ट्रेस ओरिजिनली हमारे पास कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है. इसको डबल कर दो तो क्या हो जाएगा 3 into 10 raised to power 7 हो जाएगा. तो हाँ, तो जैसे ही आपके पास 1.5 आ रहा है 1.5 पे आपके पास इतना एग्जिस्ट कर रहा है. अगर आप वो कर दोगे क्या कहते हैं डबल कर दोगे इसको, तो जारी सी बात है डबल की ये तो लिमिट ऑफ वे पास्ट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. तो अगर बहुत ज़्यादा वे पास्ट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए तो इट विल डेफिनेटली बिहेव एज प्लास्टिक. और आगे इसकी लॉजिक ये लिख दो, इट्स वे पास्ट इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो ये सबको क्लियर है? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. एक मिनट. आई थिंक वी मेड सम मिस्टेक. कोई मिस्टेक की हमने यहाँ पे. यहाँ पे ये तो स्ट्रेस आ रहा था 30 into 1.5 है. 1.5 into 10 raised to power 7 into 2. अच्छा नहीं ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी. मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ना ये गलती की थी. मैंने स्ट्रेन के हिसाब से यहाँ पे देख लिया, ये स्ट्रेन है, हमने स्ट्रेस के हिसाब से यहाँ पे देखना है. तो स्ट्रेस आपके पास पहले कितना था 1.5 था. 1.5 तो ये एग्जिस्ट कर रहा था, ये आपके पास स्ट्रेस था 1.5 पे. इसको 3 कर दो, 2 2.5 3 आपके पास ये आ रहा होगा. तो डेफिनेटली इट इज़ स्टिल इलास्टिक. तो ये तो इतना कोई मसला नहीं है हमारे पास. यहाँ पे मार्किंग स्कीम की भी यहाँ पे लॉजिक लिखी है कि इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट रीच्ड, न्यू स्ट्रेस इज लेस दैन दी स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेन इज लेस दैन दी स्ट्रेन एट द इलास्टिक लिमिट, सो द वायर बिहेव्स इलास्टिकली. तो इलास्टिकली आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वो मैंने ये एक्स एक्सिस यहाँ पे देख लिया था. ये मुझे बता दो, ये सबको क्लियर है? कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये इलास्टिक ही होगी, वो वाई कॉलम को हमने देखना था. इलास्टिक and then limit not reached, limit of p not reached. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. तो ये वाला क्वेश्चन था ना डिफॉर्मेशन का, इसके अंदर भी आ रहे थे कोई लूज करने वाले यहाँ पे मार्क्स थे. यू शुड हैव बीन एबल टू स्कोर फुल मार्क्स. और इसके 12 मार्क्स थे बाय द वे इस पूरे क्वेश्चन के. और इस पूरे 12 क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कहीं पर भी मार्क्स यहाँ पे लूज हो रहे थे. तो ईजी 12 मार्क्स थे स्कोरेबल. अच्छा, अब यहाँ पे वेव्स का एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं. दिस वुड बी नाइस. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में वो यहाँ पे हमें कह रहा है with reference to the direction of the transfer of energy compare the oscillations of transverse and the longitudinal wave. तो ये मैं करवा नहीं रहा. इसमें ट्रांसवर्स में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और इसमें क्या होता है पैरेलल होता है, पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये लिख लेना, बेशक मार्किंग स्कीम देख लेना, ये याद करने वाली चीज़ है. बी पार्ट में वो कह रहा है पाइप इज ओपन एट वन एंड क्लोज्ड एट अदर विद अ पिस्टन. द पिस्टन कैन स्लाइड फ्रीली
and is at a distance of 4.5 into 10 raised to power minus 2 from the open end of the pipe. A loudspeaker is positioned near the open end of the pipe and emits a sound wave of single constant frequency. A stationary wave is formed into the pipe as illustrated in figure number 4.1. On figure number 4.1, draw with the letter A the position of the antinode. तो antinode कहाँ पे होता है? हमेशा ओपन एंड पे होता है, और जो क्रॉस सेक्शन आपके पास आ रहा था वो क्या होता है? नोड होता है आपके पास. तो ये सबको क्लियर है? ये याद करने वाली चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. इसके बाद वो कह रहा है द साउंड ऑफ द स्पीड इन एयर इज 340, डिटर्मिन द फ्रीक्वेंसी. तो इसमें तो पता लग गया, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी ऊपर से, तो आपके पास लगेगी वेव स्पीड इक्वेशन लगेगी. तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ वाली यहाँ पे बात हो रही है. तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे नोड से एंटी नोड वाला डिस्टेंस है 4.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 है. अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि आपके पास जो वेवलेंथ का डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल टू होता है? नोड टू नोड होता है मेरे ख्याल में. एक मिनट, नोड टू नोड, ये नोड आ गया आपके पास, ये एंटी नोड एंड देन दिस इज नोड. हाँ, तो ये इसी तरह ही होता है आपके पास बेसिकली नोड टू नोड वाला जो डिस्टेंस आ रहा है या एंटी नोड से एंटी नोड वाला जो डिस्टेंस आ रहा है वो एक वेवलेंथ के इक्वल टू है. लेकिन हमारे पास यहाँ पे नोड से एंटी नोड है, तो इसको आप किस तरह कर सकते हैं? इसको अगर डबल कर दो आप, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस डबल अगर आप इसे कर दोगे ना, तो आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा. तो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये वैसे हमारे पास क्या बन रहा है? ये हमारे पास हाफ लैम्डा बन रहा है. तो इसको आप लिख दो, हाफ लैम्डा इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, सर 0.25 नहीं बना? क्या कह रहे हो? 0.25 कहाँ से? बल्कि एक मिनट, सही कह रहे हो आई थिंक. ज़ीरो, हाँ सही कह रहे हो, बल्कि सही है. मैंने यहाँ पे डायग्राम गलत बना दी है, माय बैड. यहाँ पे एंटी नोड आएगा, यहाँ पे नोड आएगा, यहाँ पे एंटी नोड आएगा. ठीक है, तो नोड टू नोड ही हमारे पास एक वेवलेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो जो तुमने बात की ना वो सही है. यहाँ पे 0.25 लैम्डा आ जाएगा. अब इसको फाइंड करो तो आपके पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 ओवर 0.25 विच शुड बी इक्वल टू 0.18. तो 0.18 मीटर्स आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ तक सबको क्लियर है? ईमान, तैयबा, फहद? तो बस यहाँ पे फिर आप लोग अप्लाई कर दो फार्मूला. तो F इक्वल्स टू 340 ओवर 0.18 विच शुड बी इक्वल टू 18,88888 करके कुछ आंसर आएगा. इसको लिख दो 1900 हर्ट्ज बस. अब वो कह रहा है द पिस्टन इज मूव टू द लेफ्ट. पिस्टन कौन सा हमारे पास? पिस्टन हमारे पास ये है, इट्स मूव टू द लेफ्ट. तो इसको आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे इसको मूव करवा रहे हो, इसको यहाँ पे मूव करवा रहे हो, पीछे मूव करवा रहे हो आप. तो होगा क्या? पिस्टन इज मूव टू द लेफ्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव emitted by the loudspeaker is unchanged so that a stationary wave is formed with the same number of antinodes as in the figure number 4.1. State and explain the change that is made to the frequency of the sound wave. अब वो कह रहे हैं इसको हमने पिस्टन को पीछे कर दिया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है साथ में इस वेव की उसको हमने इस तरह चेंज किया कि जितने एंटीनोड्स और नोड्स अब बन रहे हैं ना उतने ही तभी बनेंगे. मतलब पहले अगर आपके पास डायग्राम इस तरह थी, अब आपने पिस्टन को यहाँ पे ला दिए, तो अब आपके पास इतनी लंबी वेव बन जाएगी यहाँ पे, लेकिन उसके पास जो एंटी नोड और नोड्स हैं वो सेम ही रहेंगे. तो आपके पास डायग्राम इस तरह करके चेंज होगी, लेकिन एंटी नोड्स और नंबर ऑफ नोड्स सेम ही रहेंगे. तो अब वो कह रहा है स्टेट द चेंज दैट इज मेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स में चेंज क्या है? इसमें बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, आपकी जो वैल्यू आ रही है डिस्टेंस की, जारी सी बात है डिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई है? डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई है. तो अगर डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो जारी सी बात है आपकी जो वेवलेंथ की वैल्यू वो भी इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज आपने कहा था 0.25 लैम्डा इक्वल्स टू डिस्टेंस. तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है तो जारी सी बात है वेवलेंथ की भी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ ही करेगी. तो अगर वेवलेंथ यहाँ पे आप लोग के पास फिर इंक्रीज़ कर रही है तो आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, डिस्टेंस एंड थस lambda is increased, therefore frequency decreases. बस ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होगा. तो ये भी 8 मार्क्स जो थे इस वेव्स वाले चैप्टर में, दे वर नॉट टू बी लूज्ड. ये आप लोगों ने आराम से इजीली स्कोरेबल मार्क्स थे यहाँ पे, इसमें लूज़ करने वाली कोई यहाँ पे चीज़ नहीं बनती थी. तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो बताओ.
यहाँ तो देखो, अब जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं ना, कितने क्वेश्चंस कर लिए? 4 क्वेश्चंस कर लिए, और इन 4 क्वेश्चंस में मुझे कोई अभी मार्क्स लूजिंग चीज़ नज़र नहीं आई मुझे ऐसा। हाँ, इसमें मैं मान सकता हूँ इस ग्राफ में थोड़ा सा इशू होगा। ये वैसे जो ग्राफ है ना, ये मुझे इसमें थोड़ा सा भी इशू लग रहा है। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा ग्राफ चेंज होगा। ये मैं एंड पे देखूंगा, इसे मुझे रिमाइंड करवा देना। बस इस ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ में मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, यू कुड प्रॉब्ली लूज मार्क्स, बट बाकी वाली जो यहाँ पे चीज़ें दे आर नॉट टू बी लूजेबल। ये जो 7 मार्क्स है यहाँ पे, इसमें चलो 7 नहीं आ रहे तो 6 तो लाजमी आएंगे। और इस वाले चैप्टर के अंदर अगर ग्राफ में आप इस तरह भी बना देते हो ना ग्राफ को, तो आपको 1-2 नंबर तो वो लाजमी दे देगा, तो इसमें भी 1 नंबर ही कटेगा आपका। तो प्रॉबेबली आपके 2 मार्क्स यहाँ पे लूज़ करने वाले जेन्युइन बनते थे। बाकी ऐसा जितना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, ईजी टू स्कोर मार्क्स थे। अब एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ जाता है। अभी आसान ही, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था, वो पेपर है अभी तक। इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं, शायद इसमें उसने कुछ दिया और डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन देखने में मुझे वैसे आसान लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कर्चॉफ्स लॉ वगैरह भी उसने कुछ नहीं पूछा होगा, और शायद ही हमने किया हुआ है, आई थिंक, आई डोंट नो। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पीडी आपके पास क्या होती है, वर्क डन अगेंस्ट अ सिंगल कंपोनेंट। और अगर ईएमएफ आ जाता तो वो क्या होना था, वर्क डन अगेंस्ट द होल कंपोनेंट। तो आप कह दो वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन टू मूव अ चार्ज अराउंड अ सिंगल कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट कर लो, यहाँ आपके पास होता है पूरा सर्किट होता है। और यहाँ पे आपके पास सर्किट कंपोनेंट तब आएगा जब आपके पास पीडी होगी, और सर्किट तब आएगा जब आपके पास ईएमएफ होगी रिस्पेक्टिवली। तो ये मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख दी है। अ पावर सप्लाई 3 रेजिस्टर्स एंड अ कंपोनेंट एक्स कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन, नेम द कंपोनेंट एक्स। व्हाट्स कंपोनेंट एक्स? इट्स हीटर। ये आपके पास हीटर होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये वाला जो कंपोनेंट एक्स है, शोड द पीडी अक्रॉस द रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 0.86 ओहम्स इज 6 वोल्टेजेस। अब वो कह रहे जो 0.86 वाला ओहम्स वाला आपके पास रेजिस्टर है ना, उसके अक्रॉस आपने क्या करना है, आपने पीडी शो करना है कि कितनी आ रही है। तो वो आपने शो करनी है, 6 वोल्टेजेस आ रही है। तो ये हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? पहले आप ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, उसकी यहाँ पे वोल्टेज फाइंड कर लो, और उसको आप फिर यहाँ पे जो टोटल आपके पास वोल्टेज आ रही है 230, उसको आप उससे माइनस कर दो, तो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज आ जानी चाहिए। तो इस तरह करके आ जाएगी प्रॉबेबली। बताओ तो एक बार। सर डायरेक्ट कर ले, v is equal to I or 7 into 0.86। v इक्वल्स टू, हाँ उस तरह भी कर सकते, उस तरह भी कर सकते, सही है, सही है, सही है। v इक्वल्स टू आई आर, 7 एम्पेयर्स, एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टेंस 0.86। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 6 वोल्टेजेस। अच्छा, ये वाला हमने किया भी हुआ था आई थिंक। वो जो पिछला पेपर था ना, शायद उसका इलेक्ट्रिसिटी का हमने नहीं किया, इसका हमने कर लिया था। वो वाला आप लोग ऐसा होमवर्क अटैम्प्ट कर लेना। कोई अगर इशू हो ना तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके भेज भी दूंगा। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, डिटर्मिन दी करंट I1। हाँ, इसमें हमने कुछ किया था लास्ट टाइम। हमने पहले नीचे वाले को करंट फाइंड किए थे, फिर हमने ऊपर वालों को किया था। तो इस तरह करके हमने किया था कुछ। हाँ, इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमने उसी तरह यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई किया था। तो देख लेते हैं इसमें किस तरह करना है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं डिटर्मिन करंट I1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 एम्पेयर्स हमारे पास I1 में डिवाइड हो रहा है, एंड देन I2 में डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो हमारे पास एक्स का उसने हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ 230 माइनस। अच्छा, जो बाय द वे इनके ऊपर जो टोटल वोल्टेज आ रही है ना, वोल्टेज इन पे हम फाइंड कर लेते हैं। वोल्टेज रिमेनिंग कितनी आ रही है? वोल्टेज रिमेनिंग हमारे पास आ रही है 230 वोल्टेजेस माइनस 6 वोल्टेजेस, विच शुड बी इक्वल टू 224 वोल्टेजेस। तो ये जो 224 वोल्टेज है ना, ये हमारे पास इन दोनों यहाँ पे पैरेलल ये जो कॉम्बिनेशन है ना, उसके ऊपर यहाँ पे इतनी वोल्टेज आ रही है। तो अब I1 पे हमने फाइंड करना है, तो हम v इक्वल्स टू आई आर यहाँ पे लगा देंगे। वोल्टेज हमारे पास कितना आ रहा है 224, एंड देन रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे 2.4 आ रही है हमारे पास रेजिस्टेंस। वोल्टेज
दैट वी गॉट इज 2.4। तो ये हमारे पास आ जाना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, कुछ गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे। सर इसमें 2.4 की जगह 170 से डिवाइड नहीं करेंगे? वाई शुड बी यूज़ 170? मैं यही असल में ना समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने मार्किंग सी में यही देखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। 170 हमने यहाँ पे ना इसलिए यूज़ करना है बिकॉज जो 170 वाली हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर है ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही रजिस्टर है, तो वहाँ पे जो वोल्टेज है ना वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पे 2.4 और x है ना, यहाँ पे 224 जो वोल्टेज है, सॉरी, वो यहाँ पे 2.4 और x में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें नहीं पता कि किसको कितना मिल रहा है, तो वी आर नॉट श्योर। लेकिन 170 को तो हमें कंफर्म पता है, 170 को तो जाहिर सी बात है 240 मिल रहा है। ऊपर भी 240 जा रहा है लेकिन वो इन दोनों के अंदर कंबाइन हो रहा है, नीचे भी 240 वी जा रहा है लेकिन वो सिर्फ 170 में जा रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 170 यूज़ कर लेना है एंड देन वी कुड फाइंड दी करंट विच इज़ I2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 224 over 170 विच शुड बी इक्वल टू 1.32 एम्पेयर्स आ जाएगा। तो ये I2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, I1 फाइंड करना है, तो 7 एम्पेयर्स माइनस 1.32 तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस दिस विच शुड बी इक्वल्स टू 5.68। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.68। तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो? 5.7 लिखा हुआ है एग्जामिनर ने यहाँ पे, वो भी लिख सकते हो, एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, अब वो कह रहा है पी डी अक्रॉस दी कॉम्पोनेंट एक्स एंड देन पावर डिसिपेटेड। ईजी ना, ये से इलेक्ट्रिसिटी कितना रहता है? थोड़ा सा ही रह गया, एक क्वेश्चन रह गया, मैं इसको जल्दी से करवा देता हूँ ख़त्म, होपफुली लेक्चर एंड होने से पहले। कैलकुलेट दी पी डी अक्रॉस दी कॉम्पोनेंट एक्स। कॉम्पोनेंट एक्स के अक्रॉस हमने पी डी कैलकुलेट करनी है। कॉम्पोनेंट एक्स ये है, तो पहले हम इस पे फाइंड कर लेते हैं कि 2.4 पे कितना जा रहा है, क्योंकि I1 तो आ गया हमारे पास। तो V इक्वल्स टू IR ही हमने लगाना है यहाँ पे। I हमारे पास कितना आ रहा है, I की वैल्यू हमारे पास आ रही है I1 की 5.68 आ रही है एंड देन रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 2.4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.68 इंटू 2.4, तो 13.632 वोल्टेज आपके पास जा रहा है इस वाले रेजिस्टेंस पे 2.4 वाले पे। तो आपने उस पर फाइंड करना है कि एक्स पे वोल्टेज कितना जा रहा है, तो वो डिवाइड कर दो 224 माइनस 13.632, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए 210 करके। तो 210 करके आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब वगैरह कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड इन कॉम्पोनेंट एक्स, पावर डिसिपेटेड आई स्क्वायर इंटू आर कर लो। आई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, एक्स के अंदर फाइंड करना है। रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया है कि नहीं किया, वी स्क्वायर ओवर आर भी वैसे कर सकते हो आप लोग इसमें आई थिंक, लेकिन उसमें भी चलो हमें रेजिस्टेंस ही चाहिए होना। चलो इसका ना रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। V आ जाएगा आपके पास 210 ओवर I की वैल्यू क्या थी, I की वैल्यू आपके पास थी 5.68 थी, तो ये आपके पास I की वैल्यू थी, तो इसको यहाँ पे रख दो 210 ओवर 5.68 I स्क्वायर, बल्कि नेवर माइंड, ये आपके पास रेजिस्टेंस था। I की वैल्यू आपके पास होगी 5.68 स्क्वायर एंड देन 210 ओवर 5.68। बताओ तो एक बार। सर कंपोनेंट एक्स में 2.4 रेजिस्टेंस नहीं है? 2.4, एक मिनट, 2.4 नीचे थी आई थिंक, एक मिनट नहीं नहीं 5.68 ही है आपके पास। करंट जो इन दोनों के अक्रॉस जा रहा है ना वो 5.68 ही है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे 2.4 है। यहाँ का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, हमने कंपोनेंट एक्स के अक्रॉस पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है। तो फिर ऊपर वाले में हमने कंपोनेंट एक्स की जो रेजिस्टेंस है वो 2.4 कैसे लिया? एक मिनट, रेजिस्टेंस हमने 2.4 लिया, लेट मी सी कहाँ पे हमने लिए।
अच्छा V इक्वल्स टू आई आर। अच्छा नहीं नहीं, ये जो हमने V1 यहाँ पे फाइंड किया ना, ये हमने वोल्टेज फाइंड किया कि 2.4 पे वोल्टेज कितना जा रहा है, हमने इस पे वोल्टेज फाइंड कर लिया, और ये हमारे पास Vx है। टोटल जो इनके ऊपर वोल्टेज आ रहा है वो 240 आ रहा है, तो हमने V1 फाइंड कर लिया कि इस वाले रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो हमने 240 को V1 से माइनस किया तो हमारे पास Vx आ गया, ये हमने किया ऊपर। ठीक है, तो बस ये था यहाँ पे। बाकी ये जो ये वाला क्वेश्चन है वो बस इसी तरह ही होगा, ये जो मैंने यहाँ पे मेथड लिखा है, योर आंसर शुड बी इक्वल टू 1200 कुछ आएगा। लेट मी जस्ट कंफर्म रियल क्विक। ठीक है, ठीक है, 1200 ही आप लोग के पास ना इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस आंसर शुड बी इक्वल टू 1200 एंड देन ये भी जो इलेक्ट्रिसिटी का था ना सवाल, बहुत ही आसान सवाल था, इसके अंदर मुझे नहीं लगता आप लोग यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होनी चाहिए थी। यहाँ पे अब उसने परसेंटेज हमसे मांग लिया, परसेंटेज एफिशिएंसी। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट आपके पास क्या आ रही है? पावर डिसिपेटेड तो उसने प्रोवाइड कर दिया, 1200 आ रही है। इनपुट हमारे पास हो सकती है, इनपुट तो हमारे पास हो जाएगी V इंटू आई हो जाएगा, तो इनपुट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी पावर डिसिपेटेड, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 × 2 30, एंड देन पावर जो डिसिपेशन है वो उसने यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दी है, वो कितनी आ रही है? 1200 आ रही है। तो उसको हम यहाँ पे यूज़फुल पावर आउटपुट ले लेंगे, मतलब इतनी पावर आपके पास बाहर जा रही है, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। अब वो यहाँ पे कह रहे थे रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 170 इज रिमूव लीविंग एन ओपन सर्किट। रेजिस्टेंस 170 रिमूव कर दिया, तो आपके पास ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है सीरीज़ में आ गया। सीरीज़ में कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टर इंक्रीज़ हुआ है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है, तो आपके पास जो करंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 12 मार्क्स ईजी टू स्कोर थे। आई डोंट थिंक यू शुड हैव लॉस्ट मार्क्स एनीवे। बस मुझे एक पूरा पेपर में ना एक वो ग्राफ वाला क्वेश्चन ही लगा, जहाँ पे कह सकते हो आप लोग के मार्क्स आपके लूज़ हो सकते हैं, और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा गलत हो गया था, शायद आप लोग का सही हो जाए, यू नेवर नो। अच्छा, अब रेडियो एक्टिविटी का लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि इसके बाद भी मेरे क्वेश्चन शायद दिया मैं लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 7। नहीं नहीं, बल्कि ये लास्ट ही है हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? कंपेयर एन अल्फा पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ मैसेज एनर्जी। तो ये तो आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोगों ने करना है। अल्फा का क्या होता है? मैस ज़्यादा होता है, बीटा आगे बस इलेक्ट्रॉन होता है, मैस कम होता है। चार्जेस इनके देख लेना, चार्जेस भी आपको पता है। अल्फा का न्यूट्रल ही होता है चार्ज, इसका न्यूट्रल नहीं होता, तो ये देख लेना। ये जो नोट्स मैंने लिखवाया ना उसके अंदर आंसर अवेलेबल होगा, मार्किंग स्कीम भी इसकी देख लेना। न्यूक्लियस पी अंडरगोज अल्फा रिएक्शन टू फॉर्म द न्यूक्लियस क्यू देन अंडरगोज अ फर्दर डिके टू फॉर्म न्यूक्लियस आर। द प्रोटॉन एंड द न्यूक्लियर नंबर्स ऑफ पी एंड आर आर शोन। तो अब वो कह रहे हैं डॉट अक्रॉस कह रहे हैं, ड्रॉ अक्रॉस टू शो द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियर नंबर ऑफ क्यू। अच्छा, वो कह रहे हैं सबसे पहले जो पी है ना, इट अंडरगोज अल्फा एमिशन। तो अगर कोई चीज़ अल्फा एमिशन के थ्रू गो थ्रू हो रही है तो यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 2 आता है। बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियॉन नंबर -4 हो जाता है, प्रोटॉन नंबर -2 हो जाता है। तो आपके पास पी कहाँ पे? पी आपके पास यहाँ पे। तो अगर पी के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 84 है, तो जो आपके पास 2016 -4 कर दो, 2012 हो जाएगा। तो 2012 यहाँ पे करके कुछ आ जाएगा, और 84 को यहाँ पे 2 से माइनस करो तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वो बन रहा होगा, क्यू बन रहा होगा। ठीक है,
अच्छा मुझे ना सब एक दफ़ा ये कंफर्म कर दो कि ये जो यहाँ पे मैंने क्यू ड्रॉ की है यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ आ रही है आप लोगों को कि ये मैंने किस तरह किया है। यहाँ पे हमने पी को देखा, पी के न्यूक्लियॉन नंबर 80 और प्रोटॉन नंबर उनको अल्फा मिशन के थ्रू किया है। न्यूक्लियॉन नंबर -4 कर दिए, प्रोटॉन नंबर -2 कर दिए, तो क्यू यहाँ पे हमारे पास बन गया 2012 एंड 82 आ गया, दैट्स इट। अब वगैरह स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल एमिटेड एज क्यू डिकेज टू फॉर्म आर। स्टेट द नेम ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड एज क्यू डिकेज टू फॉर्म आर। जब क्यू डिके होता है हमारे पास तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोन नंबर सेम रह रहे हैं तो यहाँ पे बीटा एमिशन हो रही है, तो हमें पता लग गया। अब एक बीटा प्लस एमिशन होती है, बीटा माइनस होती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोटोन नंबर इंक्रीज कर रहा है, 83 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास वो हो रही है, बीटा माइनस वाली एडिशन हो रही है, जो आपके पास 0 आता है और नीचे आपके पास -1 आता है। जब आपके पास -1 आता है तो आप क्या करते हो, आप प्लस कर देते हो, तो यहाँ पे आपके पास एंटी न्यूट्रिनो फॉर्म होता है और आपके पास एक प्रोटॉन भी ज़ाहिर सी बात है फॉर्म हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो कि उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक आपके पास, हाँ, पार्टिकल्स एमिटेड है बीटा माइनस पार्टिकल जो वही इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और एक एंटी न्यूट्रिनो आपके पास, तो ये आपके पास हो रहा है। तो यहाँ पे एक आप लिख दो कि एक आपके पास हो रहा है बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन, और एक आप यहाँ पर लिख दो एंटी न्यूट्रिनो। तो ये बस आपके पास यहाँ पे इसका आंसर होगा। अच्छा अब ये थोड़ा सा उसने ये मोमेंटम से शायद मेरे ख्याल में पूछा हुआ है, मोमेंटम से उसने रिलेट किया हुआ है रेडियो एक्टिविटी को, तो ये भी देखते हैं। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपके पास बिफोर है, ये आपके पास आफ्टर वाली है। हमने इतना टाइम नहीं यहाँ पे वेस्ट करेंगे, आप लोगों को पता है बिफोर आफ्टर क्या चीज़ होती है, नज़र भी आ रहा है क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम टू डिटरमिन थीटा। थीटा थीटा की वैल्यू हमने क्या करनी है, बस डिटरमिन करनी है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों ने लगाना है, दो इक्वेशंस को इसी आप बना लो और फिर दो इक्वेशंस को सब तो आपके पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। वी हैव डन दिस वे टू मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे मैं करवा भी देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर को अगर हम करें तो ये आप ना हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मेरे ख्याल में हॉरिजॉन्टल कंडीशन ही करोगे, हॉरिजॉन्टल भी कर लो वर्टिकल भी कर लो। सबसे पहले आप यहाँ पे कर लो एक्स एक्सिस के केस में, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में आपके पास बिफोर द डिके पी इज़ ट्रैवलिंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रहा है पहले। आफ्टर द डिके क्यू हैज़ 1.3 ये स्पीड है एट दिस एंगल, और फिर द अल्फा पार्टिकल हैज़ दिस वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ दिस। अच्छा तो इसमें आप एक्स एक्सिस में तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पे ट्रबल आ सकती है, वाई एक्सिस में चलो करके देखता हूँ, शायद एक एक्सिस से ही हो जाए क्योंकि सिर्फ 3 नंबरों का है, पता नहीं, देखते हैं। वाई एक्सिस में पी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वाई एक्सिस में इसको हम इक्वल्स टू 0 रखवा देंगे। बताओ तैयबा। सर ये बिफोर वाला 0 नहीं हो जाएगा? हाँ बिफोर वाला 0 ही होगा, क्योंकि अगर, लेकिन सिर्फ वाई केस में 0 होगा क्योंकि बिफोर दी अल्फा डिके पी इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टली तो वो पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो वो 0 नहीं होगा। लेकिन वर्टिकल के केस में वो ज़रूर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम वर्टिकल केस बना सकते हैं, ये वर्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन ये वर्टिकली ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है। तो अगर वर्टिकली ट्रैवल ही नहीं कर रहा तो ये ज़ाहिर सी बात है 0 होगा, तो इसलिए मैंने वर्टिकल यहाँ पे यूज़ कर लिया, मुझे लग रहा है वर्टिकल से होगा। तो यहाँ पे आप फिर पहले क्यू के लिए कर लो, क्यू के लिए क्या होगा 1.3 इंटू 10⁵ एंड देन इसके एंगल्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, साइन आपके पास हो जाएगा 68, एंड देन यहाँ पे ऊपर अगर आप देखो तो ऊपर उसने मैथ प्रोवाइड कर वेलोसिटी दी है 115 इंटू साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे मैसेज को मैं भूल गया, मैसेज उसने आपको सारों के मेरे ख्याल में दिए होंगे। क्यों ये आपके पास है क्या, मेरे ख्याल में इसके मैसेज दिए नहीं होंगे, जेनेरिक मैसेज होंगे जो हमें पता होने चाहिए, या एफएम वो जो शीट होती है उसके अंदर गिवन होंगे। अल्फा पार्टिकल का तो मैथ हमें गिवन होगा उस शीट के अंदर, तो उस शीट से हमें पता लग जाएगा। और ये क्यू क्या है हमारे पास, क्यू उसने बताया आफ्टर द डिके क्यू इज अ वेलोसिटी बिफोर द अल्फा डिके पी इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा आपके पास बेसिकली यहाँ पे हो पता क्या रहा है, अल्फा डिके हो रहा है, तो अल्फ़ा डिके जैसे ही आप लोगों के पास होता है तो आप लोगों के पास एक तो यहाँ पे ये अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, इसका तो हमें पता है। फिर आपके पास यहाँ पे क्यू आ रहा है, इस पी इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, उसका इसका तो मैथ्स उसने ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, उसने यहाँ पे दिया ही हुआ है, ही इज़ प्रोवाइडेड दिस मैथ्स। हमें अगर इनका प्रोटोन नंबर पता है ना तो हम तो इनका फिर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूक्लियॉन नंबर अगर हमें पता है, प्रोटोन नंबर पता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, मुझे यहाँ पे ना इसकी शीट यहाँ पे ओपन करने दो, मैं आप लोगों के सामने खोल भी देता हूँ। एक मिनट, लेट मी जस्ट कॉपी द लास्ट क्वेश्चन देन विल गेट टू इट।
एफ एम शीट कहाँ पे गई है? अच्छा, यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है सब कुछ। अ, यहाँ पे ना एक दफ़ा फार्मूले जो सारे हैं ये पढ़ भी लेना, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से चीज़ें आपने याद करनी है, कौन सी चीज़ें आपने इग्नोर करनी है, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग को पता चल लग जाए कि व्हाट यू नीड टू डू। अच्छा, ये ना उस यहाँ पे साइड पे आपको प्रोटॉन का मैस यहाँ पे दिया हुआ है, उसने यहाँ पे क्या रेस्ट मैस ऑफ प्रोटॉन। तो ये इस तरह की जो कुछ वैल्यूज़ है ना वो आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगा, और ये आप लोग को कैलकुलेट करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो इसकी जो वैल्यू है ना प्रोटॉन की, वो आपके पास हो जाएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, अब एक जो चीज़ यहाँ पे हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि इसके अंदर आपने न्यूक्लॉन नंबर लेना। जो न्यूक्लॉन नंबर होता है वो आपके पास मैस नंबर होता है, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन्स भी आ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मैस होता है ना वो सेम मैस ही होता है, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का भी रिलेटिव चार्ज 1 है, न्यूट्रॉन का भी रिलेटिव चार्ज 1 है। तो दोनों के क्योंकि चार्ज 1 होते हैं ना, तो आप 1 इंटू दिस कर देते हो, 1 इंटू दिस कर देते हो, तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये बेसिकली सेम मैस ही होगा इनका। बताओ तैयबा। सर जैसे इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव में नहीं मतलब कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नहीं नहीं, उस तरह नहीं होगा वो इनका ना। वो दूसरी चीज़ होती है। वो जो आप बता रही हो ना, मेरे ख्याल में मैथ ही है, मेरे ख्याल में जो आप बता रही हो मैथ ही बता रही हो ना तैयबा। वन यही होता था शायद, मेरे ख्याल में, मैं भूल चुका ये हूँ बात नहीं। अच्छा, मैंने पढ़ा था। इसका जो है ना इलेक्ट्रॉन का, वो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 करके इसका कुछ मैस आ रहा है, और इसका जो चार्ज आ रहा है वो 1.6 करके आ रहा है। अच्छा, जो आप बात कर रही हो ना तैयबा 1.6 वाले की, वो चार्ज की आप बात कर रही हो। चार्ज और मैस तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, ठीक है? तो हमें हाँ हाँ, बताओ। जिस टाइम सर साइरस ने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर शुरू करवाया था ना, उस टाइम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब उन्होंने लिखवाया था, तो उसमें वैल्यू बताई थी अगली। अच्छा, आप कह रही हो कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। जी अच्छा, वो ये वाली जो वैल्यू आप बता रही है ना, ये सही वैल्यू है, बट ये चार्ज की वैल्यू है। अब जो प्रोटॉन का अगर चार्ज, वो जो आप सर की बात करिए ना, वो उन्होंने चार्जेस के बारे में बताया होगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर उसने बताया हुआ है कि आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ रहा है, तो आपके पास फिर प्रोटॉन का भी चार्ज वही होगा, लेकिन फिर पॉजिटिव आपके पास वो होगा, पॉजिटिव वे में होगा। तो इस तरह करके चार्जेस की बात होगी, लेकिन यहाँ पे हम मैसेस की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31, बिकॉज हमें पता है कि इसका मैस नेग्लिजिबल होता है। तो वो चार्जेस में वो लग सकती है वो चीज़, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अलावा वो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है उसके चार्ज के बारे में पूछता ही नहीं है, तो वो इतना रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा ही नहीं क्वेश्चन ऐसा। तो वो जो मैसेज होते हैं, मैसेज इनके डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मैस बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोटॉन का मैस बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इनके मैस को मैं कह देता हूँ यू कह देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर वही वाली चीज़ आ जाएगी 1.5 150 सॉरी 150 इंटू 10⁻⁵, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा एंड देन यू। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.3 इंटू 10⁻⁵ इंटू साइन 68, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से। 1.50 इंटू, अच्छा आप लोग भी ना इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो, शायद मेरे एंड पे कुछ एरर्स आ जाएँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम।
अच्छा एक और गलती यहाँ पे की है। एक और गलती हमने यहाँ पे की है कि ये वाला जो आपके पास एलिमेंट आ रहा है ना, ये जो पी वाला एलिमेंट आ रहा है, पी वाले एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स कितने हैं? 216 हमारे पास है। तो यहाँ पे 216 आपके पास यहाँ पे मैथ्स भी आएगा। तो एक मिनट, 200, बल्कि मुझे देखने दो, इसके अंदर 212 लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम के अंदर। ठीक है 212 ही आएगा इसके अंदर। पी के अंदर आपके पास ये आ रहा है 200। ठीक है, यहाँ पर ना आपके पास आ जाएगा 212 यू आ जाएगा, बिकॉज क्यू का जो आपके पास मैस आ रहा है, क्यू का आपके पास मैस आ रहा है 212 इसके न्यूक्लॉन नंबर है, उसको हमने यू से मल्टीप्लाई करवाना है जो कि प्रोटॉन नंबर का चार्ज है। और जो अल्फ़ा अल्फ़ा के केस में आपके पास आ जाएगा 4 यू आ जाएगा। तो ये आपके पास ना यहाँ पे एक्यूरेट एक स्टेटमेंट बनेगी। तो इस तरह करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करना है एक दफ़ा। मुझे आंसर बताओ क्या आता है इसका। बस ना यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रख लेना, ये आपके पास ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये माइनस के साइन को देख लेना। 1.3 इंटू 10⁵ इंटू साइन 68 इंटू 212 इंटू 1.6। 25 पॉइंट करके मेरा कुछ आंसर आ रहा है। 25 ही आंसर आ रहा है। ये कंफर्म कर लो आप लोग 25 आंसर आ रहा है कि नहीं। मेरा 25 आ रहा है एंड इट डज मैचेस विद दी मार्किंग स्कीम। तो इसको खुद से बल्कि कैलकुलेट कर लेना, अब बी के लिए सही है। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो हाउ कैन वी डू दिस? डू वी हैव इट स्पीड? यस वी डू। तो ये तो आराम से हो जाएगा। 1/2 m4 यू आपके पास आएगा एंड देन आपके पास इसकी स्पीड क्या है? 150 इंटू 10⁵ स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी स्पीड होगी, इट शुड कम। ये आपके पास ना बेसिकली यू है, यहाँ पे यू की वैल्यू ये है, तो इससे ना कंफ्यूज करना। तो अब मुझे बता दो, इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई किसी को क्वेश्चन इस पेपर के अंदर? और आई थिंक बहुत ही आसान तरीन पेपर था है, लाइक जनरली दिस वॉज द ईजिएस्ट पेपर दैट आई हैव प्रॉब्ली डन। और इसके अंदर बस एक ग्राफ वाली चीज़ है। ग्राफ वाली चीज़ ना मैं फिर खुद आप लोग को अटैम्प्ट करके दे दूँगा। मैं भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया हूँ एंड आई डोंट वांट टू एग्जॉस्ट यू गाइस एनी मोर। मैं इसकी लॉजिक होगी ना वो मैं अभी भेज देता हूँ आप लोगों को करके। मुझे बस याद करवा देना अगर मैं लेट हो जाए ज़्यादा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो इस पेपर में तो बताओ।